हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से अपनी हिंदी के सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, जहां पर आज हम व्याकरण का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बच्चों को दुखदाई देने वाला टिपिकल लगता है। तो आज की क्लास में आपको इस चैप्टर से भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले तो क्लास से जुड़ो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। रुद्रा, माही, अदिति, विशु, पवन, ज्योति, सिया, अनन्या। हेलो 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 बेटा, कैसे हो आप लोग? बेटा ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो बहुत पीछे चल रहे हो। थोड़ा सा जल्दी से बैकलॉग जितना भी हो रखा है उसको कवर करो, क्योंकि टॉपिक्स हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है बेटा जी। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? पहले तो अपना हालचाल बताओ, कैसे हो? बढ़िया। हेलो 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 बेटा, हेलो। गुड। ओके। मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है? एक बार आप लोग मुझे बताएंगे, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक अच्छे से आ रही है? हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, मैं ठीक हूँ बेटा। ओके। तो अब करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कौन सा? काव्य सौंदर्य के तत्व। अरे भैया, कौन सा चैप्टर? छंद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? छंद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे जिनको छंद नहीं आता है? बताओ 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 जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको छंद आता ही नहीं है? ऐसे हैंड रेज वाला जो सिंबल है ना, वो लगाओ। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता है छंद? मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको छंद में बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी। बट आज के क्लास को अगर आपने बहुत अच्छे से सुना, प्रैक्टिस किया, साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और आपने प्रैक्टिस किया, आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले छंद के बारे में जानेंगे कि छंद होते क्या हैं। ठीक है, फिर उसके प्रकार जानेंगे कि कितने प्रकार के छंद होते हैं, और फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, छंद में भी आपके सिलेबस में केवल दो ही छंद आने हैं। एक आएगा आपका दोहा और एक आएगा आपका चौपाई। ठीक है, अब इसी को अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, चलिए। ओके। तो इससे पिछला चैप्टर हमने कौन सा करा था, एक बार आप लोग मुझे बताएंगे? आई थिंक रस का चैप्टर करा था। बताओ, इससे पिछला चैप्टर हमने कौन सा करा था? बताएं 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 बताएं, फटाफट से बताओ। लास्ट चैप्टर हमने कौन सा किया था? रस किया था। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? रस चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल क्लियर है इसमें? ठीक है, तो बढ़े आगे। चलिए ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आज छंद चैप्टर। आपको कर रही हूं थोड़ी देर के लिए शांत, अब आपका पूरा ध्यान होना चाहिए क्लास में। देखिए बेटा, अगर हम बात करें छंद की कि छंद होते क्या हैं, छंद का अर्थ क्या होता है, या इसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, तो पहले के टाइम में जैसे हमने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा, वैसे हमने हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा था। और हिंदी पद्य साहित्य की अगर हम बात करें, जब भक्ति काल था और उससे पहले की भी बात करें हम, तो पहले का जितना भी साहित्य लिखा जाता था वो पद्य में लिखा जाता था। और पद्य के अंदर कविता लिखने के लिए या पद्य लिखने के लिए कुछ कला होती थी, कुछ नियम होते थे, कुछ व्याकरण होता था। तो उसी में काव्य की सौंदर्य यानी सुंदरता को बढ़ाना,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। काव्य सौंदर्य, सबसे पहले तो बच्चों को यही पता होना चाहिए कि काव्य सौंदर्य का मतलब क्या होता है। तो काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करें बेटा, तो काव्य मतलब कविता, सौंदर्य मतलब सुंदरता। कविता की सुंदरता को बढ़ाना, पद्य की सुंदरता को बढ़ाना काव्य का सुंदरता, काव्य सौंदर्य कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी चीज को कैसे सजा सकते हैं, जैसे आपको मैं कहूं एक लड़की को, नारी को सजाना है तो गहने पहना दो, ठीक है, उसका मेकअप कर दो, वो सज जाएगी। उसी तरीके से अगर मुझे कविता को सजाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं शब्दों का चुनाव करूंगी, मैं अर्थ का चुनाव करूंगी, मैं ऐसी भावनाओं का चुनाव करूंगी, या फिर मैं ऐसे तरीके से लिखूंगी जिसको पढ़ने में मजा आए, इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब मैं चेंजेस करूंगी अपने लेखनी में, अपने लिखने में, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या आ जाएगा, लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो इसी को हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम रस पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं। आज अगर हम चैप्टर की बात करें तो आज हम पढ़ रहे हैं छंद। अब छंद के अंदर क्या होता है, छंद में मतलब काव्य, हमें इतना तो पता चल गया कि कविता को सजाना है, छंद के माध्यम से सजाना है, पर छंद काम क्या करते हैं, कविता को कैसे सजाते हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे आता है, तो ध्यान से समझिएगा। छंद जो है वो छद धातु से मिलकर बना है, ठीक है। किससे बना है बेटा, छद धातु से मिलकर बना है, मतलब छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित, अर्थात खुश करना, खुश करना। अब ये आपको खुश कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खुश आपको इस तरह से करेंगे, जैसे मैंने कहा, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय का नाग। तो आग, नाग, तुक बन रहा है ना। जैसे मैं आपसे कहूं, आपको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। आपने इसको गाया, लेकिन इसको गाने में जब आपने इसको पढ़ा तो इसमें कुछ मजा आ रहा है। वो मजा क्यों आ रहा है आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वर्ड्स यानी अक्षर रखे गए हैं उनका एक एग्जैक्ट अमाउंट होता है, मतलब एक संख्या निश्चित होती है, एक मात्रा की संख्या निश्चित होगी, या अक्षर वर्ण की मात्रा जो होगी उन सबको एक निश्चित तौर पर रखा जाएगा। जैसे आपने ये सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो जब आप इसको पढ़ते हैं, है ना, तो इन सबके अंदर छंदों का प्रयोग किया जाता है। अब इसी को तो हमें सीखना है कि इसमें कैसे प्रयोग किया गया है और कहां से इंटरेस्ट लाया गया है। पढ़ने में मजा तो आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है, वो निश्चित संख्या क्या है, यही हमें इस पूरे चैप्टर में समझना है और सीखना है। तो सबसे पहले आपको छंद शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। छंद का मतलब होता है आह्लादित करना, खुश करना। यहां तक क्लियर है बेटा? एक बार आप लोग मुझे बताएंगे, यहां तक सभी को क्लियर है कि मैं क्या कहना चाहती हूं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? बड़े आगे, चलो ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा उसी को हमें लिखना भी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं। बेटा जी, आज रात तक में आप एक बार ऐप पर चेक कर लेना, मैं क्लास नोट्स में मतलब शॉर्ट नोट्स अपलोड करवाऊंगी। वो नोट्स आप अपने कॉपी में उतारना चाहें उसको उतार लीजिए, चाहे आप क्लास नोट से उतारना चाहें किसी से भी उतार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसके अंदर
बहुत इजी वे में अच्छे से आपके लिए कंटेंट रख दिया, आप आराम से उसके नोट्स बना सकते हैं। प्लस उसमें मैंने 15 एमसीक्यूज भी रखे हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्लस आपको होमवर्क में डीपीपी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 10 एमसीक्यूज को आप लगाएंगे, आपका चैप्टर तैयार है। इससे बाहर कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, ऐसे ही एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे। अगर आपने क्लास कर लिया, शॉर्ट नोट्स के एमसीक्यूज कर लिए, और साथ ही साथ आपने होमवर्क वाले यानी डीपीपी वाले होमवर्क वाले जो आपको 10 एमसीक्यूज मिलते हैं, आपने वो लगा लिए, तो आपको अब बाहर से कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझिएगा, सुनना है आपको। अब छंद शब्द छद धातु से मिलकर बना है। ठीक है, छद या छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना अर्थात खुश करना। यह आह्लाद यानी ये खुशी जो है हमें या तो वर्णों के माध्यम से या मात्रा के नियमित संख्या विन्यास से, संख्या के बंटवारे से हमें ऐसी खुशी मिलती है। अभी हम यही सीखेंगे कैसे। छंद की परिभाषा क्या है कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा होता है, यानी कि प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, उसी को हम छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम प्रयोग हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, नित नव लीला ललित ठान, गोलोक अजिर अजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। अब आप कहेंगे मैम ये 111 ये क्या है? यही मैं आपको अभी सिखाऊंगी। इसी को हम गिनती करते हैं और यहीं से हम छंद को पहचानते हैं। तो ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगी, पर थोड़ा सा इससे पहले हम छंद के अंग जान लेते हैं कि छंद के कितने अंग होते हैं। ठीक है, यानी जब छंद को बनाया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अंग क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें, चरण और पद होते हैं, फिर वर्ण और मात्राएं होती हैं, गति होती है, यति होता है, तुक होता है। ऐसे देखा जाए तो क्रम और संख्या भी होती है और गण भी होते हैं। पर आपके सिलेबस में गण बनाना और ये सब करना नहीं आता, इवन 10th में भी नहीं आता है, तो आप निश्चिंत रहो। गण सबसे खतरनाक होते हैं। य माता राज भान से लगा एक नियम है, उससे य गण त गण म गण र गण बनाए जाते हैं, पर आपके सिलेबस में नहीं है। सो डोंट वरी, आपको जितना पढ़ना है, जितना आपके एग्जाम में आएगा, हम उतना ही लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम गति यति तुक जान लेते हैं, क्योंकि ये इजी इजी छोटे छोटे, फिर मैं चरण और मात्राएं समझाऊंगी आपको। गति मतलब क्या होती है? जो एक गति से हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी आपसे बोल रही थी, है ना, जैसे बोल रही थी, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो ये गति आ रही है, ये गति तभी आ पाएगी जब उसमें मात्राओं का या वर्णों की संख्या एक निश्चित तौर पर होगी, तभी ये ऐसा गति आ पाएगी। वरना कहीं रुकोगे, कहीं बढ़ोगे, ऐसी एकदम सेम पिच पर लाइन नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, यह भी आपको सिखाऊंगी कैसे आता है। दूसरा आता है यति। यति मतलब होता है रुकना, कहां पर आपको रुकना है। आप पूरी लाइन बोलते जा रहे हो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी सुनाऊं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुमेसा कानन, कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजक। तो अगर मैं इसको पूरा बोलती जाऊं, रुकूं ही ना, है ना, तो ये सही तरीका नहीं होगा। इसमें मुझे कहीं पर रुकना होगा, उसी को हम यति कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड में कई जगह ये ऐसा भजन सुन लिया होगा। ठीक है, बहुत जगह तेजी से पढ़ दिया जाता है, लेकिन एक यति भी होती है, रुकना भी होता है, ये छंदों के नियम में होता है। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा तुक। तुक मतलब लास्ट में, जैसे मैंने भी आपको कहा, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। तो आग नाग तुकबंदी बन रही है ना, उसी को हम तुक कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं चरण और पद को समझना, क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक है। तो गति मतलब क्या होता है कि छंद को पढ़ते समय उत्पन्न होने वाली लय को हम गति कहते हैं। यति किसे कहते हैं कि छंद के मध्य रुकने की निर्धारित अवस्था, जगह को हम यति कहते हैं। और तुक क्या होता है कि छंदों के पदांत यानी पद के अंत में, पद के अंत में
जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उसी को हम तुक कहते हैं। जैसे किसने लगा दी आकर आग, कहा था तू संशय का नाग, तो आग नाग ये तुक बन रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? तो मैं आपको चरण, पद और पाद समझाऊं क्या होते हैं और फिर वर्ण और ये मात्राएं। बेटा बुक में नहीं, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस चेक करो, ये व्याकरण का पोर्शन है। बताइए यहां तक क्लियर है? कृतिका बेटा मेरी आवाज ठीक होगी, आप एक बार अपना वॉल्यूम जो भी आप जिसमें यूज कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अब हम जानेंगे कि चरण क्या होते हैं और वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्या होता है कि छंद जब लिखा जाता है, यानी जब आप पद लिखते हैं तो उसमें क्या आती है, पंक्तियां आती हैं। ये देखो, अब एक चरण मतलब जब ऐसे लिखा जाता है तो उसमें 4 पंक्तियां आती हैं, तो उसे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण ऐसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य जन्म जगनी तलतासु, पितहि प्रमोद चरय सुन चरत सुन जासु, चार पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु बात प्राण सम सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको 4 पंक्तियों में लिखा है, 1 2 3 4। इसी को हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं, इसी को हम पद कहते हैं और इसी को हम पाद भी कहते हैं। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पर ध्यान से और चीज समझेंगे कि जब इन्हीं पंक्तियों को, मान लीजिए यहाँ पर एक पंक्ति लिखी और कॉमा डालकर इस पंक्ति को यहाँ लिख दिया, फिर इस पंक्ति को लिखा और इसके बगल में यहाँ लिख दिया, जैसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन जाते हैं, दल बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, दल बन जाते हैं। लेकिन एक छंद में जब भी आप कोई पद पढ़ते हैं तो एक पद में 4 चरण मिलते हैं। अमूमन ज्यादातर 4 चरण पाए जाते हैं, पर कहीं कहीं अपवाद हैं। 2 ऐसे हमारे छंद हैं जिसमें 6 चरण पाए जाते हैं। वैसे तो 4 चरण, आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छंदों में कितने चरण पाए जाते हैं या किसी पद में कितने चरण पाए जाते हैं, तो आप लिख कर आएंगे 4। लेकिन आपसे कुंडलियां या छप्पे का पूछ ले, ठीक है, कुंडलियां, हाँ, और छप्पे, अगर आपको ये दे दिया जाए तो इसमें 6 चरण पाए जाते हैं। ठीक है, इस ये अपवाद वाले हैं। अपवाद का मतलब होता है जिसमें कंट्रोवर्सी हो रखी हो। तो सिर्फ ऐसे 2 छंद हैं जिसमें हमारे 6 चरण पाए जाते हैं, बाकी सब में 4 चरण मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब इसको ही कहते हैं हम चरण, पद या पाद। छंद में प्रत्येक पंक्ति में पंक्ति को हम चरण, पद, पाद कहते हैं। पहले और तीसरे, अच्छा हाँ एक और चीज समझानी है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा, है ना। मैं यही समझाती हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है बेटा, तो जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर पहला और तीसरा है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, विषम चरण, विषम चरण। और ये दूसरा और चौथा है, इसे हम क्या कहेंगे, समचरण। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्योंकि इसी से आपको निकालना है। ठीक है, पहले और तीसरे को हम क्या कहते हैं, विषम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे को क्या कहते हैं, समचरण कहते हैं। प्रत्येक, अगर आपसे पूछा जाए कि छंद में कितने चरण पाए जाते हैं, 4 चरण पाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 6 चरण पाए जाते हैं, तो कुंडलियां और छप्पे में 6 चरण पाए जाते हैं। इस तरह से आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा आप इसका आंसर लिखेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा कि हर पद के अंदर पंक्तियों को चरण कहा जाता है। 4 चरण पाए जाते हैं,
मुख्यतः 4 चरण होते हैं। 2 ऐसे छंद हैं जिसमें 6 चरण पाए जाते हैं, जो कि कुंडलियां और छप्पे हैं। पहले तीसरे को हम विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे को हम सम चरण कहते हैं। क्लियर है? एक बार फटाफट से बच्चा मुझे यहां तक सभी बच्चे बताएंगे। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप वाला सिंबल लगाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझे, यहां से बहुत सारे एमसीक्यू गलत कर दोगे। क्लियर है? छप्पे अनुष्का एक प्रकार का छंद का नाम है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि दोहा, रोला, सोटा ये सब छंदों के नाम है, उनमें से छप्पे भी उन्हीं का एक नाम है। ऋचा, अपवाद अभी बताऊंगी ना, अपवाद क्यों है। आगे बढ़ने दो, चैप्टर अभी थोड़ा थोड़ा बताया है। हाँ, 4 चरण होते हैं। चलो, बेटा इसके अंदर ही किसका क्वेश्चन है यहाँ पर? तहमीद। तहमीद बेटा छंद के ये अंगों के नाम हैं, चरण, पद या वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक। अब मैंने आपको सबसे पहले गति पढ़ाया। गति मतलब होता है लय, मतलब आप जब बोलते जा रहे हो उसको गति कहेंगे। यति मतलब होता है कौमा, जैसे आप रुकते हो ना, कहीं पर रुक विराम, आप चलते चलते थक जाओगे, आप कहीं रुकोगे, उस रुकने के स्थान को जब हम कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ने के दौरान जहां पर हमें सांस लेना होता है, रुकना होता है, उसे हम यति कहते हैं। और तुक मतलब होता है जो लास्ट में राइमिंग वर्ड्स आए, ठीक है, उसे हम तुक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अभी चरण और पद समझाया है कि जिसमें 4 पंक्तियां आती हैं उसे हम 4 चरण चरण कहते हैं। और चरण में कितनी आती है? 4 पंक्तियां आती हैं। एक चरण में कितनी पंक्तियां आती है? 4। 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4। एक छंद के अंदर, सॉरी, एक छंद के अंदर कितने चरण पाए जाते हैं? 4 चरण। 1 2 3 4। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पहले तीसरे, यानी विषम चरण किसे कहते हैं? तो पहले तीसरे को। सम चरण किसे कहते हैं? दूसरे चौथे को। अच्छा, ऐसा कोई छंद है जिसमें 6 चरण पाए जाते हो? हाँ, कुंडलियां और छप्पर। अब इसके बाद आगे मैं पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा सा जिनको अभी डाउट बच रहा है, थोड़ा धैर्य रखो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वर्ण और मात्रा पर, कि वर्ण और मात्रा क्या होती है। यहीं पर सारा खेल है। देखो, आपके एग्जाम में मात्रा से क्वेश्चन आएंगे, वर्ण से आएंगे नहीं, तो मैं मात्रा ही आपको सिखाऊंगी। ठीक है, मात्रा सीखेंगे, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हालांकि गिनना नहीं पड़ता है। आपने अगर पंक्तियां पढ़ी, आपको पंक्तियां याद हो गई हैं, तो जल्दी गिनना भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर गिनना पड़ जाए तो बताऊंगी। मुख से निकली ध्वनि को बताने के लिए निश्चित निश्चित किए गए वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, जिसे हम क्या कहते हैं? लघु और गुरु भी कहते हैं। अब ये लघु गुरु क्या है? आपने स्वर पढ़े होंगे, स्वर पढ़े हैं बेटा? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ और औ। ठीक है बेटा, तो इसमें से आपका कौन कौन सा निकाल लो। इसमें से अगर मैं निकालूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अ, ई, उ, री, ये हमारे लघु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और आ, ई, उ, ए, ए, ओ और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो दीर्घ होते हैं उनकी गिनती हम 2 करते हैं, और 2 का सिंबल एस होता है। ठीक है, और लघु यानी जो छोटे होते हैं उनकी संख्या 1 गिनती करी जाती है।
ठीक है बेटा जी। तो जहां जहां कहीं जिस जिस पर आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़े उ की मात्रा होगी, ए की मात्रा होगी, ए की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी, वहां पर हम उसको 2 नंबर देंगे। ठीक है, आपको नंबर देने हैं। और जहां पर आपका अ, इ, उ और री होगा, वहां आप 1 नंबर देंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। उसी को जो छोटा होता है उसको हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। यही यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। और इसको 2 नंबर ऐसे लिखना होता है, उल्टा एस, मतलब एस एस बनाना है आपको बस। ठीक है, चलो। अब लघु और गुरु के नियम, जैसे अब आपको नियम सीखने हैं, ध्यान से देखो, गिनती करना है। देखो क ल म, जब भी किसी के सिर पर कोई मात्रा न दिखाई दे, इट मीन्स वहां अ छुपा होता है। यानी क में अ है तो हम 1 नंबर देंगे, ल में अ है 1 नंबर, म में 1 नंबर। इजी था। अगर मान लो मैं यहाँ का म काम दे दूं, ठीक है, तो यहाँ आ है, आ तो 2 मात्रा हो जाएगी, और इसको कितना देंगे? 1 नंबर, तो ऐसे दे दिया। बात समझ में आ रही है? मान लो मैंने यहाँ पर लिखा रामन, रामन, तो इसको कितना नंबर दूंगी? आ डबल है ना, 2। इसको कितना दूंगी? अ की मात्रा है, कोई मात्रा नहीं दिख रही तो अ, 1 1। ये गिनती करके हमें नंबर देने होते हैं इन्हें। ठीक है। ह्रस्व स्वर पर जब चंद्र, अब जब अगर कहीं चंद्र बिंदु हो, ह्रस्व की हो और उसपे चंद्र बिंदु लगी हो, तो उससे तब भी आप 1 नंबर देंगे। लेकिन अगर बिंदी लगी है तो आप 2 नंबर देंगे। यही नियम आपको याद रखने हैं पूरे चैप्टर में, सिर्फ यही नियम याद रखने हैं आपको। जैसे आम है, यह भी आपको सिखाया। ठीक है, एकता है, 2 1 1 2 ऐसे दे दिया। कहीं पर भी बिंदी है तो उसे आप 2 नंबर देंगे, यही मैंने आपको सिखाया अभी। अभी हम गिनती सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे, आप समझ जाओगे। लेकिन चंद्र बिंदु वाले गुरु वर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु वाले गुरु वर्ण नहीं होते हैं। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं। जैसे स्वतः, आप इसको कितना नंबर दोगे? मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ। मान लीजिए कि कहीं पर ऐसा आ गया, ऐसे भी नहीं समझाऊंगी, ऐसे दे दो। ठीक है, ऐसे आ जाए कुछ, तो इसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बगल वाले को 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सत्य दिया, सत्य। ठीक है, अब इसे 1 नंबर दिया, या आधा त है, इसे कोई नंबर नहीं मिलेगा, पर उसके बगल वाले को 2 नंबर मिल जाएगा। ये नियम कहता है हमें, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब कहीं पर भी र होगा, आधा र होगा, तो उसको भी हम क्या देंगे? उससे पहले वाले को 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, मान लो किसी के सिर पे र लगा है, र लगा है, तो उससे पहले वाले को 2 दे देंगे, उसे 1 दे देंगे। इतना अंतर है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब आ जाते हैं हम छंदों के प्रकार पे, छंदों के भेद पर, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अब निकलेंगे। इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। छंद हमारे आपसे पूछेगा कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के छंद होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। कितने होते हैं? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। उसमें से भी हमारे सिलेबस में केवल मात्रिक छंद आ रहा है, वर्णिक छंद आ ही नहीं रहे हैं, तो भूल जाओ। हमें सिर्फ नाम याद रखना है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। हमें सिर्फ वर्ण मात्रिक पढ़ना है बस। अच्छा, लेकिन इससे कुछ सवाल मैम बन सकते हैं क्या? जहां कुछ सवाल बन सकते हैं वो इसी में है, इसी टेबल में है, तो इसको अच्छे से देख लो। वर्णिक छंद जो होते हैं, अगर मैं बात करूं, ये रहा वर्णिक छंद, उसमें आपका आ जाता है कुंडलियां, छप्पय। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, नहीं ये इसी का ही है, ये भी नहीं आएगा, हम इसको भूल ही जाते हैं, वर्णिक छंद हम कराएंगे ही नहीं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इंद्र वज्रा हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया, ये सभी वर्णिक छंद होते हैं, लेकिन हम अभी इसको देखेंगे नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सीधे हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। चलो, इसको पहले मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है, फिर चार्ट पर आएंगे हम। ध्यान से देखो, मात्रिक छंद, आप चाहें तो इसको आराम से बाद में कॉपी में जरूर बनाइएगा। मात्रिक छंद, देखो बेटा, जो मात्रिक छंद होता है हमारा, वो हमारा कितने प्रकार का होता है?
3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, क्योंकि यही सिलेबस में आ रहा है तो इसी को हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले आता है सममात्रिक छंद, ठीक है। फिर आता है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद, और फिर आता है हमारा विषम मात्रिक छंद। अच्छा, अब सममात्रिक क्या होता है, अर्ध सम क्या होता है और विषम क्या होता है मैडम, ये समझा दो, ध्यान से देखना। जहां कहीं भी देखो 1 2 3 4, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ठीक है। अब इसमें मान लो इस पूरी लाइन में 16 मात्राएं हैं, इसमें भी 16 मात्राएं हैं, इसमें भी 16 मात्राएं हैं, इसमें भी 16 मात्राएं हैं, तो वो छंद कौन सा कहलाएगा? सीधी सी बात है, वो हमारा सममात्रिक छंद कहलाएगा। क्योंकि इसमें सभी की मात्राएं समान हैं, क्योंकि इसमें सभी की मात्राएं समान है, ठीक है बेटा। अब जरा देखो, मान लीजिए कि अब एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, 1 2 3 4, 4 चरण आ गए। मान लीजिए पहले में 13 है, दूसरे में 11 है, फिर 13 है, फिर 11 है, तो आपने देखा कि आधी समान है ना, पहले और तीसरे में समान, दूसरे और चौथे में समान, तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम अर्ध मतलब आधा, अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे, अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे, ठीक है बेटा जी। और जब हमारे सामने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 2 3 4 5 6, ठीक है। और मान लो एक बात बता रही हूँ, 13 11 12 16 12 11 ऐसे करके आ जाए, किसी की मात्राएं समान ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। बोलो यहां तक बात क्लियर है? यहां तक इस चीज में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, पहले इसको समझ लो। ये समझ लिया, आपको गिनती भी आ जाएगी। बहुत बच्चों को डर लग रहा हो कि मैम मुझे भी गिनती करना नहीं आया, मैं सिखा दूंगी, परेशान मत हो। पहले यहां बताओ, ये चीज समझ में आई? यस और नो बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, मैंने क्या पूछा है कि भाई मात्रिक छंद है, कितने प्रकार के होते हैं? मैडम 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। अच्छा, सममात्रिक में क्या होता है? जिसमें सबकी मात्राएं समान हो, जिसमें आधी समान हो, और जिसमें बिल्कुल भी समान ना हो, वो विषम हो जाएगा। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको क्लियर है ना? चलो, अब आपके सिलेबस में सममात्रिक में से आपका एक आ रहा है चौपाई, सिर्फ चौपाई, ठीक है। और अर्ध सममात्रिक में से सिर्फ एक छंद आ रहा है दोहा, बस यही 2 छंद हमें पढ़ने हैं। बहुत आसान है, कर लेंगे। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर हमें सिर्फ 2 ही छंद पढ़ने हैं, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं वापस इस पर। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया कि क्या क्या होते हैं। तो सममात्रिक छंद में आपका आता है चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। ये आपको याद रखने हैं कि समान, जिसकी सभी मात्राएं समान हो, ऐसे कौन से छंद होते हैं। तो आपका होता है चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है। और अर्ध सममात्रिक के अंदर आता है दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला। और विषम मात्रिक छंद के अंदर आता है कुंडलियां, जिसके अंदर 6 चरण थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था। अब 6 चरण पता है किससे मिल बने हैं? दोहा और रोला को मिलाकर। रोला में 4 होती है, दोहा में 2 होती है, इसलिए इसे विषम में रखा जाता है। और छप्पय छंद, इसमें भी 6 होता है, रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है।
यहां तक सभी को क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करना है। आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ सममात्रिक छंद कौन सा है, चौपाई ना दे आपको, रोला गीतिका हरी गीतिका दे दे तो परेशान नहीं होना, ये सममात्रिक है। अगर आपको दे दे कि भैया बताओ सोठा बरवे उल्लाला क्या है, तो भाई ये अर्ध सममात्रिक है। और कुंडलियां छप्पे तो ये तो मैडम विषम मात्रिक है। बस इतना ही तो याद रखना है ना? ठीक है बेटा। और जो गिनती करने वाले आएंगे वो सिर्फ इसका आएगा, चौपाई का और दोहा का, बस हमें यही दोनों पढ़ना है, बस सबको नहीं पढ़ना। ठीक है? क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, चले आगे। चलो, उल्लाला क्या होता है? गान तुम लोगों को गाना याद आ रहा होगा, उल्लाला उल्लाला वाला ना। उल्लाला एक प्रकार का छंद का नाम है, जैसे चौपाई है वैसे ही उल्लाला भी एक छंद का नाम है। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, विषम छंद में 6 चरण होते हैं बेटा। एक बात बताओ, अब मैं इसी इसी में वो भी चार्ट कैसे बनाती, आपको सममात्रिक अर्ध सममात्रिक समझाना है कि क्या होते हैं, मैं इसमें कैसे समझाती, जगह थी इसलिए मैंने उसका अलग से चार्ट बनाकर समझा दिया कि सममात्रिक क्या होता है, अर्ध सममात्रिक क्या होता है। अब जो आप ये पढ़ रहे हो है ना, सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं, तो चौपाई आता है, रोला आता है, फिर हमारा गीतिका आता है, हरी गीतिका आता है, इतना याद करना है। यहां लिख लो चाहो तो, यहां लिख सकते हो आप इसी के बगल में चौपाई। ठीक है, फटाफट चाहो तो यही लिख लो, चौपाई, गीतिका, हरी गीतिका, और कौन सा था भाई, अरे एक हमारा, हाँ रोला था, रोला। गाना गाते हो ना, की रोला पाया हुआ है, रोला मतलब शोर पंजाबी में बोलते हैं, तो वही वही रोला रोला। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अर्ध सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं, तो फटाफट से कर लो भाई। आते हैं मैडम, दोहा आता है, सोठा आता है, बरवे आता है, और एक और कौन सा है, उल्लाला आता है। बस याद हो गया मैडम। अच्छा, विषम मात्रिक में कौन कौन सा आता है, तो मैडम कुंडलियां आता है और छप्पय आता है, बस, क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं। हो गया क्लियर, एक ही चार्ट में मैंने सब बता दिया। ठीक है, वो समझने के लिए अलग अलग दिया, एक जगह दे देती तो कंफ्यूज हो जाते आप लोग। अभी क्लियर होगा। चलो एक सेकेंड बेटा। अब क्वेश्चन करेंगे, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपनिषद? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बेटा? ऋग्वेद हो जाएगा, है ना? चलिए, 88.86%। बाकी बच्चे भाई ध्यान नहीं है क्लास में। मात्रिक छंद के कुल कितने भेद होते हैं, जस्ट अभी पढ़ा है हमने, मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 3 या 6? मात्रिक छंद के अभी हमने पढ़ा कितने प्रकार होते हैं बेटा? मात्रिक छंद के कुल कितने भेद होते हैं? अरे गड़बड़ मत करो, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे।
भाई अभी हमने पढ़ा कौन कौन सा होता है, सम, अर्धसम और विषम। कितने हो गए, 3। ऑप्शन सी राइट होगा। 46% बच्चे। ये 4 मात्रिक छंद में कितने भेद होते हैं, मैंने ये पूछा था। मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। चरण 4 होते हैं, चरण थोड़ी ना पूछा था बेटा, मात्रिक छंद का भेद पूछा था। गड़बड़ कर दिए तुम लोगों को। करते हैं थोड़ी देर के लिए शांत, नहीं तो तुम लोग बातें करोगे सुनोगे नहीं। एक बार मैं यहां तक जितना पढ़ाया उसको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है एक बार फटाफट से आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले मैंने बताया छंद शब्द का अर्थ यानी खुश करना, ठीक है। फिर मैंने क्या पढ़ाया कि ये गिनती करना भी सिखाया है, लेकिन अभी हम इसको और डिटेल से देखेंगे। 1 सेकंड देना बेटा बस मुझे। हाँ, अभी इसे हम और डिटेल से जानेंगे कैसे गिनती करते हैं, वो डायरेक्ट हम छंद में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो चरण जिसे हम पद या पाद कहते हैं, दूसरा वर्ण और मात्रा, तीसरा हमारा यति, गति, तुक। इतना ही हमने पढ़ा ना। अब गति मतलब जिसमें डायरेक्ट मतलब क्या है, पढ़ने का फ्लो आए, प्रवाह आए। यति मतलब रुकना, और तुक मतलब लास्ट में तुक बनना, ठीक है। इसके बाद हमने चरण पढ़ा कि एक पंक्ति एक कोई भी छंद हो उसमें 4 चरण पाए जाते हैं। पहले तीसरे को हम विषम चरण कहते हैं और दूसरे चौथे को हम सम चरण कहते हैं। केवल कुंडलियां और छप्पय में 6 चरण पाए जाते हैं, बाकी सब में 4 ही चरण पाए जाते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा। इसके बाद हमने मात्राओं की गिनती करना सीखा, ये मैं आपको अभी चैप्टर में डायरेक्ट बताऊंगी। इसके बाद हमने पूछा कि छंदों के कितने प्रकार होते हैं। तो छंदों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। हमारे सिलेबस में वर्णिक मात्रिक छंद है, हमने मात्रिक को पढ़ा। अब आपसे पूछा जाएगा कि मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, तो वो 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सम का मतलब जिसमें सभी की मात्राएं समान हो, जिसमें आधी समान हो वो अर्ध सम, और जिसमें बिल्कुल भी समान ना हो वो विषम है। अच्छा, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इससे पहले हमने एक और चीज सुननी है, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का मतलब जो छंदों से मुक्त हो, आजाद हो। इसकी शुरुआत हमारी किसने करी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, और उन्होंने मुक्तक छंद में पहली कविता लिखी थी जूही की कली, ठीक है बेटा। मुक्तक छंद की शुरुआत करी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, और उन्होंने पहली कविता जो मुक्तक छंद में लिखी थी उसका नाम था जूही की कली। बस इतना ही, इससे ज्यादा इससे कुछ हमें पढ़ना ही नहीं है। चलो अब आ जाते हैं हम सीधे छंद के भेद पे, ठीक है। छंद के भेद मतलब मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब हमने मात्रिक मतलब जान लिया जिसमें मात्राओं का गिनती करी जाती है, और वर्णिक छंद में जहां वर्णों की गिनती करी जाती है। पर हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल मात्रिक है। चलिए, मात्रिक और वर्णिक छंद के पुनः 3 भेद किए गए हैं। सममात्रिक जो कि अभी हमने पढ़ा, उसमें हमारा आ जाता है चौपाई। अब अगला सवाल आपसे पूछेगा कि चौपाई में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28। 16 फिर कितनी है आपकी, 24 फिर 26 और फिर 28, ठीक है। आप चाहो तो आपने जो यहाँ पर बनाया था, या यही चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, मैं यही लिख दे रही हूँ, ठीक है। 16 मात्राएं आपकी चौपाई में पाई जाती हैं। 16 मात्राएं आपकी चौपाई में पाई जाती हैं। 24 मात्राएं आपके रोला में, 26 आपके गीतिका में और 28 आपकी मात्राएं हरि गीतिका में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने ये करा था ना 16-16, तो ये कौन सा है, चौपाई है। ये गिनती करना हमें सीखना है अभी। इसके बाद अर्ध सममात्रिक में हमारा आता है दोहा, सोठा, उल्लाला, बरवे। दोहा में 13-11 की मात्राएं होती हैं, 13-11,
ठीक है, 13 11। और सोठा दोहे का उल्टा छंद होता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है। दोहे का उल्टा छंद तो वो आपका होता है सोरठा। पता है क्यों? देखो ध्यान से सुनना। जैसे दोहा में क्या होता है, पहले 13 मात्राएं, फिर 11, फिर 13 और फिर 11। लेकिन इसी का उल्टा होता है सोठा में, पहले 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13। तो ऐसा कहीं पर मिले तो वो सोठा है, और ऐसा कहीं पर मिले वो दोहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाता है आपका उल्लाला, जिसमें 15 13 की मात्राएं होती हैं, और बरवा में 12 और 7 की मात्राएं होती हैं। यहां तक क्लियर है? बोलो। अब आप ये चैप्टर बेटा एक दिन में, मुझे पता है आपको मात्राएं नहीं याद हो जाएंगी, समझनी है, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी। बोलो, बात समझ में आई? बताओ, बात समझ में आई यहां तक बेटा? क्या हमने अभी याद करा कि भाई दोहा में 13 11, और फिर हमारा उसमें सोठा में 11 13, फिर उल्लाला में 15 13 और 12 7 बरवे में मिलता है हमको। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। विषम में अलग अलग होती है, तो इसको हमें पढ़ना ही नहीं। दोहा प्लस रोला से कुंडलियां बनी है, रोला प्लस उल्लाला से छप्पे बना है। चलिए, निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, गलत मत करना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? रोला, चौपाई, गीतिका, दोहा। चलो बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है आपको। निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? तो रोला, चौपाई, गीतिका, दोहा। चलिए, तो दोहा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोहा में तो 13 11 13 11 होता है, ये तो अर्ध सम है। ये तो क्या है? अर्ध सम है। अच्छा मैडम, रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24। चौपाई में 16, गीतिका में 26। साथ साथ ये भी याद कर लो, है ना? तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट, 63%। बहुत गलत बात है बेटा, आप लोग ध्यान से क्लास को सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब। हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा समझ में आया, आप बोल रहे हो यस मैम, और उसके बावजूद आपको इतना छोटा सा चीज नहीं याद हुआ। मैथ्स के तो इतने बड़े बड़े इक्वेशंस करते हो, इतने सारे इक्वेशंस करते हो ना। हिंदी के इतने छोटे छोटे इक्वेशंस नहीं आ रहे आपको। आप इतना, आपको टेबल्स याद हो जाती हैं, पहाड़े याद कर लेते हो, आपको ये याद नहीं हो रहा कि भैया दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 11, ये तो अर्ध सम है। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26, हरी गीतिका में 28। अच्छा, सोठा में कितनी होती है? दोहे का उल्टा होता है, 11 13 होती हैं। अच्छा, बरवे में 12 7 होती हैं। उल्लाला में आपकी, तो मैडम उल्लाला में हमारी 15 और 12 होती हैं, 15 13 होती हैं। गलत नहीं करना है बेटा ऐसे, ठीक है? ध्यान से करो, देखना है भैया, इज्जत का सवाल है तुम लोगों के। देखते हैं अब कितने बच्चे गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं देखूंगी कितनों ने सही करा है, कितने गलत कर रहे हैं ये देखूंगी मैं अब। एक छंद में कितने चरण होते हैं? अब इससे सरल सवाल कोई भी नहीं है। इसमें भी गलती कर रहे हो, इट मींस आपने फिर बिल्कुल भी चैप्टर को सुना ही नहीं है। चलो बताओ, एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक बात बताएं बेटा, यूपी से हो ना तुम लोग, जरा अपने दादाजी के पास जाके बैठना,
छंद के एक एक मात्राओं की गिनती आपको तुम्हारे दादाजी बता देंगे, और शायद हो सकता है वो स्कूल ना गए हो, लेकिन उतना तब भी वो आपको बता दे। पूछ लेना जाकर, दादाजी सब जानते होंगे। हम लोग तो ये सब चीजें अपने दादाजी के साथ बैठकर ही, अरे इसमें तो ऐसा दोहा सुनाते थे, ऐसे मतलब अरे इसमें रोला है, इसमें सोठा है, अरे इसमें मुंह जबानी लोगों को याद होती हैं। चलो, मैंने वो नहीं दिया था क्या? लो, मैं सोच रही हूँ मैंने टाइमर बाबा दे दिया आपको। चलिए बताइए, एक छंद में कितने चरण? बहुत टाइम मिल गया इस क्वेश्चन में तो, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन था। स्टॉप कर दूं पोल? सबने आंसर तो दे ही लिया होगा इतने टाइम तक। हाँ, चलो, तो मैडम 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 87.86%, मतलब 782, इतने परसेंट बच्चों ने गलत आंसर कर रखा है। कितने होशियार, एकदम महारथी हैं ये बच्चे। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, यानी जिस छंद में ना मात्राओं का ध्यान दिया जाए ना वर्णों का ध्यान दिया जाए, उसे कौन सा छंद कहा जाएगा? वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक छंद, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि जिस छंद को में ना मात्राओं का ध्यान दिया जाए ना वर्णों का ध्यान दिया जाए, तो वो कौन सा छंद कहलाएगा? चलो बताओ। उसे मुक्तक छंद कहा जाएगा, छंदों से मुक्त होगा वो। 69.82%, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं, आप सीधे दोहे पर आते हैं। दोहा, अब हम छंद में दोहा पढ़ने जा रहे हैं। तो दोहा के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है? पहले चीज कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, पहले तो ये याद रखा, ठीक है, पहले तो ये याद रखा। दूसरा, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर कि इसके विषम में 13 मात्राएं और सम में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हाँ, इसके दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होता है। ठीक है, अब ये गुरु लघु क्या है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब गिनती कैसे करनी है, देखो मैं गिनती कर रही हूँ, ठीक है। चलो, सीखना है और समझना है कैसे मैडम गिनती कर रही है। देखो, म पर लगी है एक ही मात्रा, 2 नंबर देंगे इसे, 2। अब र पर बड़ी ई की मात्रा, 2 नंबर। भ में अ छुपा है तो 1 नंबर, व में अ छुपा है तो 1 नंबर, बा में आ रहा है तो 2 नंबर, धा में आ रहा है तो 2 नंबर, हा में 1 नंबर, रो में 2 नंबर। यहां तक गिन ले, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गई। अब यहां देखो, फिर से नंबर देंगे, 2 आ है, इसमें आ है 2, इसमें आ है 2, ग में 1, री में 1, सो में 2, ई में 1। चलो गिनो अब यहां से, तो 2 2 4 2 6 फिर 7 8 9 10 11, 11 आ गए। मुझे अगली लाइन देखने की जरूरत ही नहीं भाई, 13 11 आ गई, दोहा है, हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम लास्ट वाली भी देख लेते हैं एक बार। 2, त में अ छुपा है तो 1, न में अ 1, रम क में बड़ी ई की मात्रा है तो 2, झा में आ है तो 2, बड़ी ई है तो 2, 1, फिर 2,
फिर अब देखो यहाँ पर आधा स है, इसको नहीं दूंगी, लेकिन इसको तो 2 देना पड़ेगा मुझे। म में 1, 1 1 1 1 1 2 1। चलो गिनती करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आ गई। यहाँ गिनो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस दोहा निकल आया। हमें सिर्फ पहली लाइन गिननी होती है, वहीं से हमें समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा छंद होगा। अगर 16 है तो चौपाई है, अगर 13 आ गया तो दोहा है। इतना जाना ही नहीं है आगे। बोलो, समझ में आया कुछ? और प्रैक्टिस करें इसकी और प्रैक्टिस करें। चलो एक बार और समझा देती हूँ, फिर डाउट लेती हूँ। बहुत बच्चों को इसकी गिनती नहीं करनी आई होगी। अब देखो मैंने कैसे गिनती करी है। जिसको भी अ की मात्रा, देखो अ की मात्रा है कहीं भी, ई की मात्रा है छोटी ई, छोटा ऊ और री की मात्रा है, उसको आप 1 नंबर दोगे। जहां कहीं पर भी बड़ा आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, देखो इसका मतलब होता है एक, और इसको, इन सबको आप 2-2 नंबर दोगे। ओ की, औ की, इन सबको 2 नंबर दोगे आप। ठीक है। जहां कहीं पर भी आधा अक्षर आ रहा है तो उसको नंबर ना देके उसके बगल वाले को 2 नंबर दे दोगे। जहां कहीं पर भी चंद्र बिंदी आएगा उसको 1 नंबर दोगे, लेकिन कहीं पर भी अगर बिंदी आ रहा है तो उसको 2 नंबर दोगे। ये चीज बस आपको याद रखनी है। ठीक है। चलो अब एक और देखते हैं। यहां देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा अब। 2 नंबर आ की मात्रा है, ल में छोटा मतलब अ है तो 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर। चलो गिने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आ गई। यहाँ देखो 1। अब 1 मिनट रुको। 1 1 2 1 1 2 1। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें बच्चों से बहुत गलती होती है। र पर जब छोटे ऊ की मात्रा होती है तो ऐसा लगा होता है, उसको 1 नंबर देते हैं। और र पर जब बड़े ऊ की मात्रा होगी तो ये हुंडी जो उसके पीछे का जो ये गोलाकार पूरा होगा, उसे आपको 2 नंबर। कहने का मतलब है कि इस र पर बड़े ऊ की मात्रा है और इस र पर छोटे ऊ की मात्रा है। बहुत बच्चों को ऊ की मात्रा लगानी ही नहीं आती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर छोटा ऊ है, इसलिए इसे 1 नंबर देंगे। 11 हो जाएगा। अगला गिनते हैं। यहाँ देखो 1। अब इसे कितना नंबर देंगे? ज है और र है, हम 2 नंबर दें। पहले 1 देकर देखते हैं। 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, इसे 2 देंगे। 13 हो गया। 13। चलिए जहां कहीं पर भी ये र का रूप आएगा इसको आप 2 नंबर दोगे। ठीक है। ये वाला रूप आएगा उसके पहले वाले को भी आप 2 नंबर दोगे। ठीक है। चलो 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोहा है। तो ये सारी पंक्तियां हमें अगर याद हो जाएं तो सबसे अच्छा, कि देखते ही हमने पहचान लिया कि इस पे कौन सा छंद है। और नहीं है तो हम सिर्फ पहली लाइन, अगर हम ये सिर्फ पहली लाइन गिनती करके सही से बता दिए, अगर 16 आ गया तो चौपाई है, 13 आ गया इट मीन्स भाई हमारा वो क्या है? दोहा है। बस एग्जाम में हमें यही करना है। अब कितने बच्चों का डाउट है और कितनों को समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ, मात्रिक का प्रकार नहीं है बेटा। बुक देखो, ये जो बच्चे बोलते हैं ना मैम हमारे बुक में ये नहीं दिया है, हमारे उसमें ये नहीं दिया है, बेटा जी हम यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और हम यूपी बोर्ड के पैटर्न के अनुसार चलेंगे। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उस पर आप 100% आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि मैं सिलेबस ओरिएंटेड आपको पढ़ाऊंगी। आपके बुक में क्या दिया है नहीं दिया है आप उसको मत देखो, आपको जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लो। ठीक है बेटा। ये हमें पता है कि यूपी बोर्ड के अंदर क्या पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे अपना सिलेबस नहीं देखते हैं, आपको पैटर्न नहीं पता होता है, हमें पता है, तो इसके अकॉर्डिंग चलिए आप। कुंडलियां प्रियांशु एक प्रकार के छंद का नाम है।
अरु वाला विषु आपको पता चला मैडम ने 1 नंबर क्यों दिया, क्योंकि र पर जब छोटे उ की मात्रा होती है तो 1 नंबर, और र पर जब बड़े उ की मात्रा होती है तो 2 नंबर दिया जाता है, इसलिए। ठीक है, चलो एक और लास्ट वाला यहां पर देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और गिनती करना बताती हूँ। 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, गुरु में याद रखना, गुरु में छोटा उ आता है हमेशा से। ठीक है, 2 नंबर, 1 और 2, गिनती करो चलो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया। 2 2 1 1 2 1 2 1, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ कहीं मात्रा की गलती हुई है। अनंत विचार ताक ताका 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं नहीं नहीं, इसमें बेटा एक बार मैं पंक्तियां देख लूंगी, क्योंकि पंक्ति में अगर मात्रा की गलती हुई तो गिनती भी गलत आएगी 100%। ता में 2 दिया, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 आ रहा है, इसमें कहीं पर एक गलती दी हुई है, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, तो इसमें भी हमारा 11 ही होना चाहिए, हो ही नहीं सकता है। इसके अगले वाला देख लेते हैं। 2 1 1 2 2 फिर 2 और 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो यहाँ 11 आ रही है ना, तो यहाँ कुछ मात्रा की गलती हुई है। यहाँ देख लो 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। इन्होंने तो इसमें लग रहा है कुछ गड़बड़ करा है। था मुनिजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस पूरी लाइन में कुछ गड़बड़ करी है, इसीलिए मात्राएं गड़बड़ हो रही है। यहाँ 13 होना चाहिए, यहाँ 11 होना चाहिए, इसकी मात्रा यहाँ कहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मिस प्रिंट की वजह से मात्राएं गलत हो जाती हैं और उससे पूरी मात्रा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि 13 11 होनी चाहिए। यहाँ पर इसमें किसी अक्षर में गड़बड़ हुई है मात्रा में, मैं इसको ठीक करा दूंगी। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। 1 2 1 2 2 2, ठीक है, हुआ जैसे खजूर है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ यहाँ तक 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 2 2 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी गड़बड़ है। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है, अब 11 है। यहाँ 11 है और यहाँ 13 है। ठीक है, इसमें आ जाओ। 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1, अब इसकी गिनती कर लेना, आपको 13 11 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें अच्छे से, अगर आप कॉपी में भी उतार रहे हैं बेटा, इस वाले एग्जाम्पल को मत रखिएगा, इस एग्जाम्पल को मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार ठीक करा दूंगी। ठीक है, हो सकता है इसमें मात्रा की, हो सकता है कि 100% गलती हुई है। मात्रा अपनी सही से उतारिएगा तभी आपका सही होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कर दे रही हूँ, मिटा दे रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको फिर मात्राएं लिखने में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, आप अपने अनुसार इसे फिर से ठीक कर लेना, सिर्फ इस वाले को छोड़ देना, इस वाले को छोड़ देना, बाकी ये सब देख लेना। ठीक है, मैं इसके आगे से हटा दे रही हूँ ताकि आपको मात्राएं अच्छे से दिखे, या आप अपनी कॉपी में एज इट इज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये वाला एग्जाम में कई बार आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तो इसके अंदर भी आपका दोहा है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ठीक है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो इसमें भी आपका क्या है बेटा? दोहा है। मोसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। इसमें भी आपका क्या है बेटा? दोहा है। ठीक है, ये सब दोहे के एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को, इन उदाहरणों को आप चाहे तो याद रख लीजिए,
और अगर गिनती करना चाहते हैं तो गिनती भी कर सकते हैं। पर आप जब प्रैक्टिस कई बार कर लेंगे तो ये पंक्तियां देखते ही आपको याद आ जाएगा, अरे तो श्री गुरु चरण है तो इसमें तो दोहा है, आप खुद ब खुद टिक करके आएंगे। वहां याद करने थोड़ा ना मतलब वहां लगाने थोड़ा ना बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दोहा छंद के सम चरण में कितनी मात्राएं आती हैं? वैसे आपके एग्जाम में ना पंक्तियों से बहुत कम आएंगी, और आएंगी भी तो जैसे जैसे ये वाला नहीं होता, मैंने अभी आपको पढ़ाया श्री गुरु चरण, ये आ जाएगा, या ये वाला आ सकता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये वाली पंक्तियां अभी मैंने वो होमवर्क में दी हैं, तो उसको आप खुद लगाएंगे, उसमें भी आपका दोहा है। ठीक है, तो वो वाला सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो मैंने ये आगे 3 और दिए हैं, इसको आप चाहे कॉपी में उतारिएगा और गिनती करने की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैडम 11 होती हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाए। क्या गड़बड़ की हो बेटा? तुम लोग अपने कॉपी में से फटाफट से बना नहीं सकते थे? 13 11 13 11 सम, इसी को तो बोलेंगे। 11 मात्राएं आएंगी, विषम में 13 होती हैं। हाँ गड़बड़ कर दिए। कितने 45% बच्चे 45 पर वो बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। हाँ जल्दबाजी करी दुर्घटना घटी, ये वाला सिचुएशन हो जाएगा एग्जाम में तुम्हारे साथ। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं बताओ? इजी है, गलत मत करना आप। बताओ आदित्य बेटा, क्लास चैप्टर तो पहले जरूरी है कि पहले वीडियो कॉल कर लेंगे हम? ये बताओ, चैप्टर जरूरी है कि वीडियो कॉल में हमें एक दूसरे को देखना बहुत जरूरी है? गजब करते हो तुम बच्चे भी। हाँ लिख दोगे, पहले तुमको एक सवाल मिलता था पोल पोल पोल, चैप्टर पढ़ा नहीं पोल करा दो, फिर जब पोल नहीं हुआ मैडम वीडियो कॉल करा दो। चैप्टर पढ़ने आते हो भैया, तुम लोगों को मस्ती चाहिए होती है सिर्फ। डाउट है तो डाउट में लिखो मैडम डाउट है। चलिए 4, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 70% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लगभग 71। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? रोला, चौपाई, सोठा, बरवे। सोच के करना, गलत मत करना आप जल्दबाजी में। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्ध सम आधा समान, रोला, चौपाई, सोठा, बरवे। अरे मैडम रोला में तो भाई 24 मात्राएं पाई जाती हैं, ये सम है। चौपाई में 16 पाई जाती है, ये भी नहीं होगा। सोठा, हाँ सोठा, तूहे का उल्टा। एक मिनट, इसमें 2 दे दिए हैं क्या? ये क्वेश्चन तो गड़बड़ है, सी और डी दोनों का सही होगा, बरवे और उल्लाला ये भी है। ये कैसे क्वेश्चन गलत आ गया है? सोठा और बरवे, जिनका डी और सी है वो भी सही। ठीक है, यहाँ मैं किसको सही करूं? पोल भी दे दिया। हाँ अब क्या करें, ये तो हो गया गड़बड़ गड़बड़। एक सेकेंड, मैं सी करूंगी तो सी डी वाले कहेंगे मैडम हमको क्यों कर कहे हो। चलो इसको हम स्थगित भी नहीं कर सकते हैं, सी डी किसी एक को करना ही पड़ेगा। तो डी भी सही है, सी भी सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार में कौन सा छंद है? अब आपने इसको एक बार क्लास में सीख लिया, तो आपको अगर याद है आप फटाफट से टिक करके आ गए, नहीं याद होगा ये पंक्तियां तो आप गिनती करने बैठोगे, बस यही है। तो यदि आप एक बार नोट्स बनाते समय प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो,
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आप क्या कर लोगे, आराम से वहां पर सीधे टिक करके आओगे। और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होगी फिर वो एग्जाम में बैठकर गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो समय ज्यादा जाएगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। चलो सीधी सी बात है मैडम, इसमें दोहा है, आपने अभी पढ़ाया है इसको, है ना। चलो एटी 3 पॉइंट आगे, अब चौपाई पर आ जाए। रोला, जब रोला पढ़ाएगा तब तुम लोगों ने पूछा नहीं कि मैडम ये रोला क्या होता है। चौपाई, रोला, आपका गीतिका, हरि गीतिका, ये छंदों के नाम है, वो भी सममात्रिक छंदों के नाम है। दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला, ये भी छंदों के नाम है, या अर्ध सममात्रिक छंदों के नाम है। कुंडलियां, छप्पे, ये भी छंदों के नाम है और ये भी सममात्रिक छंदों के नाम है। अब इससे कोई सवाल पूछा ना मैडम ये क्या है, ये कौन सा सवाल, तो फिर देखना तुम, ध्यान से सुनते नहीं हो तुम लोग। मैम पेपर में सब आएगा मैम, नहीं 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 नहीं, अहमद जी सारा सारा एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपका दोहा और चौपाई से आएगा, ठीक है। चलिए, ये जो बाकी चीजें पढ़ाई है वो छंद को समझने के लिए जरूरी है, उनसे भी एक एक नंबर के आपसे एमसीक्यूज बन जाएंगे, जो मैं साथ साथ कराती चल रही हूँ प्रैक्टिस में। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं, अब ध्यान से इसको भी देख लो। चलो गिनती करें, इसमें क्या याद रखना है आपको, ध्यान से देखना कि यह एक सममात्रिक छंद है, यही याद नहीं रख तो अभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद छाटिए, नहीं छाट पाते हो, सुनते नहीं हो। चौपाई क्या है, सममात्रिक, जिसकी सभी मात्राएं समान होती हैं, जिसमें 4 चरण। अब चौपाई में कितने चौपाई में कितने चरण होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो 4 चरण। अच्छा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ये रहा, ये तो सबसे आसान है, एक ही लाइन गिनी हो गया, ठीक है। चलो देखो, 2 नंबर, 1 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 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस हो गया। और देखो 1 2 1, यहाँ पर है 1 2 1 1 1 1 1 2, नहीं एक ही है, 1 1 2 2, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया, हाँ र को एक एक देंगे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ गई। मुझे इतना गिनना ही नहीं था, मैंने यहाँ 16 तक गिन लिया, इट मीन सब में अब 16 होंगे, 16 है तो चौपाई, ठीक है। और चलो देख लो, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करण करण विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब चाहो तो आप ऐसे उठा लो, 2 1 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 2 और 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है चौपाई, कहीं से भी उठाकर देख लो 16 मिल रहा है, चौपाई है। चलो इसको देख लो आप, 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहाँ गड़बड़ की है, यहाँ करे 2, देखो एक गड़बड़ हुई आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर वापस गिनती करने आओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ गई मात्राएं, तो इन सब में आपको 16-16 मात्राएं मिलेंगी, वो आपका चौपाई होगा, बस क्लियर है, क्लियर है। चौपाई सबसे आसान है क्योंकि इसमें तो सबकी मात्राएं क्या होंगी, 16-16 होंगी, तो आसान होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, चलो बताओ।
जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं उसमें कौन सा छंद होता है, कौन सा छंद का नाम है उसका, बताओ। वेरी गुड। चौपाई होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, इतना टाइमर बाबा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, हमको ऐसा लगता है, इससे कम टाइम देना चाहिए आपको। %92.25। आगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो अभी हम लोग पढ़े चुके हैं, तो वही सेम क्वेश्चन इस तरह से घुमा कर दे देगा आपको। कितनी तरह से घुमा कर पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, अभी क्लास में पढ़ा दिए, फिर मैं आपको डीपीपी वाले जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसको कर लिया, फिर आप शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन कर लो, आराम से आपको घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस पूछने का तरीका बदलेगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए, निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है, दोहा, सोठा, चौपाई या सभी, तो भैया ये तो अर्ध है, ये भी अर्ध है, ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। आगे, खत्म। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता रही हूं, अब आप ध्यान से सुनते भी चलेंगे, मैं लिखती भी चलूंगी। हमने जाना आज क्या कि छंद, छंद का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ ले तो खुश करना या आह्लादित करना, खुश करना या आह्लादित करना, आह्लादित करना। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई चलो ये बताओ, छंद के अंग, छंद के अंग कितने हो, मतलब छंद के अंग पूछ लिया जाए, उसमें आपको क्या सिर्फ याद रखना है, चरण, चरण कितने चरण होते हैं, 4 चरण पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मैं यहाँ नंबरिंग डाल के लिख दूं, ऐसे ना तुम नहीं कर पाओगे। चरण, चरण से क्वेश्चन क्या पूछेगा वो आपसे कि भाई कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। दूसरा, आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि ये बताओ मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, सम में कौन कौन से आ जाते हैं, तो चौपाई 16 मात्राएं, रोला 24 मात्राएं, गीतिका 26, हरि गीतिका 28। अर्ध सम में कौन कौन से आते हैं, तो दोहा 13-11, सोठा 11-13, उल्लाला और बरवे। ठीक है, विषम में हमारी आती हैं कुंडलियां, इसमें 6 चरण होते हैं, और छप्पय। कुंडलियां आपका दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है, और छप्पय आपका किससे बना होता है, रोला प्लस उल्लाला से। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि दोहे का उल्टा छंद क्या होता है, तो सोठा होता है। ठीक है, 13-11, 13-11, इसे हम विषम कहेंगे, विषम मात्रिक, और इसे हम सममात्रिक। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वो ये पूछ सकता है, बताओ कि
किस छंद में विषम चरणों में 13 मात्राएं पाई जाती हैं। तो आप क्या लिख दोगे बेटा? दोहा। और सेम क्वेश्चन रखेगा सही, किस छंद में सम चरणों में 11 मात्राएं पाई जाती हैं, तो भी आप क्या लिखोगे? दोहा। ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि चौपाई कैसा छंद है, तो सममात्रिक छंद है। बस इसी तरह के क्वेश्चन, ये जो लास्ट पेज मैंने बताया, इसी से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। जितने मैंने आपको एमसीक्यूज करा दिया आप उसको देख लीजिएगा, डीपीबी के क्वेश्चंस और नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स वाले एज इट इज आप नोट्स उतार सकते हैं अपने कॉपी में, वहां से भी आराम से आपकी छंद का चैप्टर रेडी हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अब मैं एक बार ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने होमवर्क में दिया है, पर ये एग्जाम में 100% आता है। मैं आपको इसकी गिनती भी करनी बता देती हूँ, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो भी देख लो। 1 1 1 1 2 2 2 1 2 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ठीक तो है 13। और यहाँ देखो 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 11 है तो दोहा है। बस ठीक है। ये वाला एग्जाम में कई बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको होमवर्क में दिया, लेकिन आपको करा भी दिया तो कर लेना। इसके अलावा इसमें आप करके आएंगे होमवर्क में। ठीक है, चलिए डाउट देख लेते हैं। पवन कैसे ब्लॉक हुआ बेटा? तुम्हारा कमेंट आ रहा है तो ब्लॉक तो नहीं होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है संदीप, डिटेल नोट्स। आज के शॉर्ट नोट्स में आपको शॉर्ट कुछ नहीं मिलेगा, डिटेल नोट मिलेगा। अहमद बेटा किसमें भी कंफ्यूजन हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है, ये गिनती करना ना, गिनती करने में देखो जहां पर भी बिंदी होगी, जहां पर भी बिंदी होगी उसको आप 2 नंबर दोगे, जहां कहीं पर भी आपकी चंद्र बिंदी होगी उसको आप 1 नंबर दोगे। मात्राएं आपको नहीं पता है, इसलिए मात्राओं का ध्यान रखना है। चलो एक बार ना मैं यहाँ मात्राएं भी लिखवा देती हूँ ताकि आपको वो भी कंफ्यूजन ना हो। देखो आ की मात्रा है तो 2 नंबर, ठीक है। ई की मात्रा है 1 नंबर, अ की मात्रा है 1 नंबर, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ। फिर आ जाता है ऊ की मात्रा 1 नंबर, ऊ की मात्रा, अब ये वाला ना तुम्हें ए की मात्रा भी लग सकती है, रुक, ऐसे ऐसे 1 नंबर, 2 नंबर। इसके बाद री का ऐसी लगती है ना, ऐसे करके 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका? ए 2 नंबर, ए 2 नंबर, ओ 2 नंबर, औ 2 नंबर। ये मैंने आपको बता ही दिया। विसर्ग है तो भी आपका 2 नंबर। ठीक है, क्लियर है? अब गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए काफी है। एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे, अब छंद में कोई दिक्कत नहीं? हाँ, मैं ये कहूंगी कि आपको एक दिन में सब कुछ याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी? नहीं, इसको आपको रह रहकर, मतलब कुछ दिन में, 2-3 दिन में एक बार उठाकर प्रैक्टिस कर लोगे। जितने एमसीक्यूज लगा लोगे, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका ये चैप्टर तैयार होगा। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए आपके लिए चैप्टर काफी है। मिलेंगे हम अब नेक्स्ट चैप्टर के में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अगर कोई डाउट है तो डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप बेटा एक बार खुद से उठाओ, गिनती करना सीखो, प्रैक्टिस करो, आराम से होगा। खुद से पढ़ते नहीं ना, जब तक हम सिर्फ सामने से देख रहे हैं ऐसे, हाँ समझ तो आया, नहीं ये थोड़ा समझ में नहीं आया, ये वाला आ गया, ऐसे नहीं होगा। कॉपी में खुद लेकर बैठोगे
तो हो सकता है समझ आने वाले को भी कुछ डाउट्स निकल कर आ जाए, और हो सकता है डाउट ही, जिसको डाउट आ रहा है उसको समझ में आ जाए, है ना। डिपेंड करता है हम उसको जब खुद से करते हैं। चलिए, इस तरह से आज क्लास समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।